कि आप सिर्फ 11th और 12th को पढ़ के जाओगे एनसीईआरटी से तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा थ्योरी करनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने होंगे, पीवाईक्यूज करने होंगे। नहीं चलेगा आपका एनसीईआरटी से, काम नहीं चलेगा इस चैप्टर में, क्रॉस कर लो, नहीं चलने वाला काम। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेई 2025 जो होने वाला है, उसमें जेई मेंस का सिलेबस क्या होने वाला है और हम सिलेबस को कैसे रेडी करें, और दूसरा एनसीईआरटी में और जो हमारा सिलेबस जेई मेंस में उसमें कहाँ डिफरेंस है, किस चैप्टर में डिफरेंस है, वो सारी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कहाँ क्या क्या डिफरेंस है, सारी चीज समझने की कोशिश करते हैं। टोटल अगर आप जेई मेंस के सिलेबस को देखोगे तो आप देखोगे कि टोटल 14 यूनिट्स में डिवाइड करा गया है। टोटल जो है वो 14 यूनिट्स में डिवाइड करा गया जेई का सिलेबस। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी यूनिट रहेंगी, जिसमें आपको ये समझना है कि किस यूनिट में कितना डिफरेंस है अपने एनसीईआरटी में और अपने जेई के सिलेबस में। तो पहले तो ये समझ में आ गया कितने यूनिट्स होंगे, टोटल 14 यूनिट्स होंगी, जिसमें क्लास 11th और क्लास 12 का सिलेबस रहने वाला है। क्लास 11 एंड क्लास 12 का सिलेबस रहने वाला है, जिसमें अगर मैं आपसे बोलूं तो आप ये भी कह सकते हो कि क्लास 11 के कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, क्लास 12 के कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर आप पूरा सिलेबस कवर कर रहे हो तब वो क्लास 11-12 का सिलेबस पूरा कवर करना होगा। जो एनसीईआरटी में चैप्टर्स है वही सारे चैप्टर हैं, कोई अलग से चैप्टर नहीं है। यानी कि हम ये कह सकते हैं नो अदर चैप्टर। ठीक है, कोई दूसरा चैप्टर तो नहीं है, ये तो चीज क्लियर है, कोई दूसरा चैप्टर तो नहीं है, जो भी है वो एनसीईआरटी से इन 14 यूनिट से। चलिए बात करते हैं पहली यूनिट में क्या क्या है। तो फर्स्ट यूनिट में चैप्टर का नाम है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। अब रिलेशन फंक्शन की अगर मैं बात करूं अगर आपसे, तो आपने देखा होगा रिलेशन फंक्शन में अगर बात करूं तो आपने देखा होगा ये क्लास 11th में भी है, ये हमारा चैप्टर क्लास 11th में भी है और ये हमारा क्लास 12 में भी है, क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में भी है। तो क्लास 11th का कौन कौन सा पार्ट है वो पहले समझ लो। जैसे सेट्स तो चलो 11th क्लास का ही है, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, देयर अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज, पावर सेट। ठीक है, रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब ये टाइप्स ऑफ रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन, ये जो मैंने कर रखा है कलर, ये हमारा 12th क्लास का है। फंक्शन 11th में भी है, लेकिन वन फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ये क्लास 12th में, और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी तुम्हारा क्लास 12th में है। जिसमें अगर मैं बात करूं कौन सा पार्ट जो एनसीईआरटी से हट गया था या आप बोर्ड एग्जाम में नहीं करेंगे, वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को आपको अलग से करना पड़ेगा, इसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वाले पार्ट को आपको अलग से करना होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसको, ये पार्ट जो है आपको बॉक्स बना दूं तो ये पार्ट आपको अलग से करना पड़ेगा, जो कि एनसीईआरटी में डिलीटेड है, मतलब आपकी बोर्ड एग्जाम में डिलीटेड है, तो आप शायद ना पढ़ रहे हैं, इस पे बेस क्वेश्चन नहीं कर रहे होंगे तो ये आपको करने पड़ेंगे। क्लियर हो गया। तो इस चैप्टर में आपको 11th क्लास और 12th क्लास मिक्स देखने को मिलेगा और ये पार्ट आपको अलग से करना होगा। ऐसे में बात करूं आगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि एनसीईआरटी में बिल्कुल बेकार दे रखा है, मतलब है ही नहीं एनसीईआरटी में कुछ, मतलब एनसीईआरटी में इतना सा है और आपके पेपर में जो लेवल आता है वो इतना सा आता है। ठीक है, अच्छा लेवल रहता है। और आप देखें तो मैं कंपेयर करवाऊं तो एनसीईआरटी में अगर आप पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी में कितना कोर्स में है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर से, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ऑर्डर पेयर ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + iota b, देयर रिप्रेजेंटेशन इन प्लेन, बस आर्गेंट प्लेन चलो समझ लिया तो ठीक है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हो, मॉडुलस तक बोल सकते हो, इतना तो चलो आपकी एनसीईआरटी में है जो आप थ्योरी पढ़ते हो। इसके बाद जितना भी है, जैसे एक आर्गुमेंट, ठीक है, इसका क्या है, आर्गुमेंट हो गया, कॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हटा दिया तो ये भी हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम एंड देयर सॉल्यूशन, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, नेचर ऑफ रूट्स, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद गिवन रूट्स। हालांकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास में भी करते हो, लेकिन ये वाला जो पार्ट है अब एनसीईआरटी में 11 में बिल्कुल भी नहीं है, तो कह सकता हूं ये पूरा पार्ट आपको एक्स्ट्रा करना है। ठीक है, अच्छे खासी लेवल पे करना होगा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में तो कुछ ज्यादा है ही नहीं, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो भी बेसिक्स है, तो बहुत बेसिक चीजें। इस चैप्टर के लिए मैं ये बोलूंगा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट की नीड पड़ेगी। इस चैप्टर को करने के लिए आपको
एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा अगर आपको इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा आपका, एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा इस चैप्टर में, क्रॉस कर लो, नहीं चलने वाला काम। फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर, मेरा यूनिट नंबर 3, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, ठीक है। अच्छा, ये चैप्टर हमारा जो है वो किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्लास 11th में, अगर आपको पता है तो ये क्लास 11th का है, ठीक है। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की बात करूं तो ये दोनों ही चैप्टर्स हमारे क्लास 12th के हैं, ठीक है। और दूसरा, अगर आप इसके सिलेबस को फोकस करो, जैसे मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में थ्योरीज की मिलेगी, लेकिन आपको जो ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वो है टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी एंड सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियसली इक्वेशन 2 और 3 वेरिएबल। अब आपको सर ये तो हमारे डिटरमिनेंट में दे भी रखा है, एनसीईआरटी में भी, लेकिन एनसीईआरटी में जो दे रखा है उस पर क्वेश्चन नहीं बनते डायरेक्टली जेईई मेंस में, अगर आप देखोगे तो इस पार्ट को आपको स्ट्रॉन्ग अलग से ही करना पड़ेगा। ये टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी वाला, इस पे आप जब जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। मेरा सजेशन रहेगा इसमें, अगर आप जेईई के पीवाईक्यू से कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी वाला पार्ट आपको अलग से करना, और ये क्लास 12 का चैप्टर है। अगर चैप्टर 4 की बात करूं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अगेन ये चैप्टर आपने अगर कर लिया, ये क्लास 11 में है, तो आपको पता है कि ये थोड़ा लॉजिकल बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। फॉर्मूला कम ही काम आते हैं, लॉजिक ज्यादा काम आते हैं, तो ये एनसीईआरटी में ये तो नहीं बोलूंगा कुछ कमी है, लेकिन आपको अगेन इसमें थोड़ा सा अलग लेवल का ही एफर्ट चाहिए, लॉजिक ज्यादा चीजें, लॉजिकल ज्यादा है, मतलब आप ये कह सकते हो जिसमें जो सोच सकता है नंबर ऑफ केसेस के बारे में, उसको तो ये चैप्टर आसान लगेगा, अदरवाइज नहीं तो ये चैप्टर टफ लगता है। लेकिन चीजें जो दे रखी है वो हमारे एनसीईआरटी में भी हैं, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम की बात करूं तो हमारे बाइनोमियल थ्योरम में क्लास 11 की, ये क्लास 11 का चैप्टर है, तो क्लास 11 की एनसीईआरटी में सिर्फ अब इस टाइम a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन है, बस जनरल टर्म वगैरह नहीं है। तो आपको एक्स्ट्रा कहां से कौन कौन सी चीज पढ़नी पड़ेगी, जनरल टर्म आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, मिडिल टर्म के बारे में, एंड सिंपल एप्लीकेशन, मतलब उस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी आपको खुद से ही सीखने पड़ेंगे। तो ये जनरल टर्म का आपको कॉन्सेप्ट सीखना होगा, और इस पे क्वेश्चन आता भी है, तो ध्यान रखना, कर लेना इस चीज को, ठीक है। फिर हमारी आती है यूनिट 6, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में अगर न्यू एनसीईआरटी आप देखोगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हटा दिया गया है, तो आपको अरिथमेटिक वाला पार्ट अलग से करना पड़ेगा, ज्योमेट्रिक एनसीईआरटी में भी है, और इंजर्ड द अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक बिटवीन दिस, तो ये वाला पार्ट भी आपको अलग से करना पड़ेगा, और एएम जीएम टीचर बता देते हैं इन जनरल, तो वो ठीक है। तो कहने मतलब ये अरिथमेटिक वाला पार्ट आपको अलग से स्ट्रॉन्ग करना है। इसमें भी मैं यही बोलूंगा कि आप जेईई के पीवाईक्यू लगा लें तो आपका काम हो जाएगा। बाकी चैप्टर जो है वो क्लास 11 का है, ठीक है। अगर हम और आगे चलें चैप्टर यूनिट 7 पे, जिसमें लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आता है, ये तो हमारा क्लास 12 का है, ये हमारा क्लास 12 में है, और लिमिट वाला पार्ट क्लास 11 में है, ठीक है। अगर आप इसमें जब अंदर देखोगे जो चीजें हैं आपकी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में, मैक्सिमम चीजें सिलेबस के बारे में बात करूं तो आपको देखेगा कि काफी कुछ एनसीईआरटी बेस्ड है, जैसे लिखा है रियल वैल्यूड फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, पॉलिनोमियल, रैशनल, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, इनवर्स, इन फंक्शंस के बारे में पता हो, ग्राफ ऑफ सिंपल फंक्शंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ सम एंड डिफरेंस, मैक्सिमम चीजें हैं। लेकिन मैं आपसे ये बोलूंगा, लेकिन आपको लिमिट वाला जो पार्ट है वो आपको अलग से ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। अगेन इस चैप्टर में एनसीईआरटी काम नहीं आएगी, मतलब अगर हम बात करें इस चैप्टर में, खासकर लिमिट वाले पार्ट में, ठीक है, खासकर लिमिट वाला पार्ट, क्योंकि जिसका लिमिट स्ट्रांग हो जाता है उसका कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी स्ट्रांग रहता है इन जनरल, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लॉजिक काम आ जाता है लिमिट वाला। तो आपको लिमिट को स्ट्रांग करना है अलग से, एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। इस चैप्टर में अगर चाहो तो लिमिट्स वाले पार्ट के लिए कोई रेफरेंस बुक या फिर एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो किसी बुक में, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, और फिर ऐसे कर करके क्वेश्चंस करोगे तो शायद ज्यादा बेनिफिशियल होगा, आपको आइडिया भी लगेगा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और मुझे क्या एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगेन इस चैप्टर में एनसीईआरटी बेकार रहेगी आपके लिए। तो अगर हम बात करें यूनिट 8 की, तो यूनिट 8 में आता है इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रेशन अगर आप 12th क्लास में तो आप देख रहे होगे एनसीईआरटी में काफी बड़ा चैप्टर रहता है, ठीक है। तो इसकी तो आप प्रैक्टिस ही कर सकते हो, इतना आपने रियलाइज कर लिया होगा इंटीग्रेशन कैसा चैप्टर है। अगर पहला स्टेप नहीं हुआ तो फिर आपसे हो ही नहीं पाएगा। तो इसमें अगर मैं बात करूं जो दे रखा है वो काफी हद तक उसी पे बेस्ड है, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस में आपका क्या क्या आ जाएगा मैं बता देता हूं। इंडेफिनिट इंटीग्रल आ जाएगा, इनडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट आ जाएगा, ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रल आ जाएगा,
और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आ जाएगा। 3 चैप्टर हमारे इसमें कवर हो जाएंगे। तो अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो मैक्सिमम टॉपिक्स वो एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस अगेन जितनी ज्यादा करोगे तो वो बेटर रहेगा। लेकिन मैं कहूंगा इंटीग्रेशन पे ना आप पहले अदर चैप्टर स्ट्रॉन्ग करना, इंटीग्रेशन को थोड़ा बाद में कर लेना चलेगा, ठीक है। तो क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत फंसना होगा, फंस जाएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस तुम कितनी भी कर लो, वो क्वेश्चन नया आ गया, तो मैं कहने मतलब ये कि आप पहले अदर चैप्टर पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। नहीं तो पता चले उसी को पढ़ते रह गए और फिर बाकी चैप्टर तुमने छोड़ दिए। इसलिए ये कह सकता हूँ कुछ चीजें जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, ये सब हम पढ़ते हैं, ठीक है। और डेफिनेट इंटीग्रल हो गया, डिटरमाइन यूजिंग एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय सिंपल कर्व इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये आपको पूरा ही करना है। फिर आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पूरा जैसा एनसीईआरटी में सिलेबस है वही सेम आपको देखने को मिलेगा, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड। और मैं कहूंगा इससे जो क्वेश्चन आता है वो इन जनरल मैं देखा है सिंपल होता है। मतलब अगर आपने एनसीईआरटी करी है और आप इसके क्वेश्चंस करके देखोगे तो आपसे बन रहे होंगे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि जो आउट ऑफ बॉक्स हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह, इसमें ऐसा नहीं होता, ये बहुत नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो इस पे आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। मैं कहूंगा इसको छोड़ के गलती से डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर को गलती से भी छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि ये एक क्वेश्चन भी अगर इसका आएगा और आप, मुझे पता है आप कर ले जाओगे, क्योंकि बहुत हार्ड नहीं होता है। वही जो आपने 11 मतलब अपनी 12th की एनसीईआरटी में सीखोगे, जो कि क्लास 12 में चैप्टर है, उसी पे बेस्ड रहता है, आपका आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप देख लेना सिलेबस, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, मैं आपसे एक मतलब सजेशन दूंगा, आप अच्छे से करें, किसी रेफरेंस बुक का यूज कर लें, ठीक है, तो बेटर रहेगा। क्योंकि इसमें आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या कवर होगा, स्ट्रेट लाइन कवर होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन और कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में भी क्या कवर होगा, कोनिक सेक्शन में तुम्हारा सर्कल, ठीक है, इलिप्स, ठीक है, पैराबोला, ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ये सारा कुछ कवर होगा। और हाइपरबोला भी, ठीक है, हाइपरबोला भी कवर होगा, हाइपरबोला। तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि सर्किल हो चाहे पैराबोला हो, एनसीईआरटी में बहुत कम कम दे रखा है, उससे आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, चाहे इलिप्स का हो। और इसकी अगर डेप्थ अंडरस्टैंडिंग रखोगे तभी अच्छा होगा, 10 15 20 क्वेश्चन से काम चलेगा नहीं, जबकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी नहीं होगी। तो इस चैप्टर से तो मैं बोलूंगा, क्योंकि इससे पता है, इससे 4-5 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, ठीक है, समझ रहे हो, इसमें आने ही आने हैं तुम्हारे क्वेश्चन 4 to 5। तो ये यूनिट जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जो पार्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गलती से मिस मत कर देना। तो अगर आपको इसको स्ट्रॉन्ग करना है तो इसके लिए आप अलग से पूरा रेफरेंस बुक यूज करके, आपके पास कोई मॉड्यूल है, ठीक है, वो पूरा पूरा पढ़िए, ठीक है। जैसे कि मैंने ऐप में दे रखा है, बैच में एक मॉड्यूल दे रखा है, उस मॉड्यूल को पूरा पढ़िए, ठीक है, पूरा करिए सॉल्व उसको। तो मैं कहूंगा आप फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर बढ़िया रहेगा। तो वहां से आप सारी चीजें एक एक कोर्स, एक एक चीजें सबको कंप्लीट करोगे, तब जाके मैं कह पाऊंगा आप उसका क्वेश्चन कर पाओगे। होगा सिंपल, ठीक है, लेकिन आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट भी है, 4-5 क्वेश्चन मायने रखते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है यूनिट 11 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो कुछ पार्ट क्लास 11 का है, जैसे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। फिर इसके बाद जो यहां से आ गया वो कहीं ना कहीं आ गया हमारा क्लास 12th का, ये जो पार्ट है इधर से इधर तक क्लास 12 का है। हालांकि सारे फॉर्मूले वही हैं जो हमने अपने बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ाई करते हैं। फिर आता है वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर एंड स्केलर, एडिशनल ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, ये सारी चीजें हम करते हैं। बस आपको इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, एक्स्ट्रा तो प्रैक्टिस इस चैप्टर में करनी है। अगर बात करें चैप्टर नंबर 13 की, स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो ये मैक्सिमम चीजें जो है वो आपको 11th और 12th के सिलेबस की मिलेंगी, लेकिन इसमें एक पार्ट ऐसा है जो कि आपको अलग से करना पड़ेगा, वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में है, लेकिन क्योंकि इसका क्वेश्चन तो तुम देखोगे सैम्पल में भी मिलेगा, तो तुम्हें ये वाला पार्ट करना पड़ेगा। हो सकता है आपको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा, तो ये पार्ट आपको अलग से करना होगा। और लास्ट यूनिट बचती है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, यानी ये पार्ट तुम्हारा यहां से, ये तो ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट हो गया, ये वाला जो पार्ट है इधर से अगर मैं बात करूं यहां से, ये तो क्लास 11 का हो गया यहां तक। फिर हमारा ये 12th का आ गया, ठीक है, एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो यानी 11th और 12th का ये सिलेबस हमेशा की तरह वही होगा कि आप सिर्फ 11th और 12th को पढ़ के जाओगे एनसीईआरटी से तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा थ्योरी करनी पड़ेगी।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने होंगे, PYQs करने होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं ऐप पे अपलोड कर रहा हूं, ठीक है, उनको जरा चेक कर लेना, तो उससे आपको कुछ बेनिफिट होगा, ठीक है, तो जरूर देख लेना। तो ये था पूरा JEE 2025 का सिलेबस, जिसमें 14 यूनिट्स हैं जो कि 11th 12th के बेसिस पे डिवाइडेड हैं। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मैंने थोड़ा जितना कोशिश करा एक्सप्लेन करने का, ठीक है। और टेलीग्राम पे मैं इसकी PDF डाल दूंगा, आप लोग चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।